नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में हम बात करेंगे कई अहम खबरों पर। इनमें सबसे पहले बात होगी प्रॉपर्टी अफोर्डेबिलिटी की। इस पर नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट है जिस पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। बात करेंगे कंसेंट डिक्री पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। इसके बाद बात होगी लग्जरी मार्केट में आई शानदार बढ़ोतरी पर। इस पर सेविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट है, जानेंगे कहां सबसे अधिक लग्जरी घरों की मांग है। और अंत में बताएंगे क्यों महारेरा ने एसआरओ को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट की संख्या 500 से घटाकर 200 कर दी है। तो रुक करते हैं पहली खबर का। देश के टॉप शहरों में घर खरीदने के मामले में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया के अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता जैसे शहर प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से सबसे किफायती हैं। इन शहरों में ईएमआई टू इनकम रेशियो 20 से 25% के बीच है। वहीं मुंबई अफोर्डेबिलिटी के आधार पर सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के अंत में ब्याज दरों में स्थिरता और आय में बढ़ोतरी के चलते भले ही प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हों, लेकिन घर खरीदने की क्षमता को मजबूती मिली है। अफोर्डेबिलिटी को समझते हैं, इसके बेहतर होने के कारणों को समझते हैं। हमारे साथ गुलाम जिया साहब हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ अमित गोयनका हैं, सीएमडी नेसेस फाइनेंस। तो अमित सर और गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल गुलाम सर आपसे ही होगा, अफोर्डेबिलिटी बेहतर होने के पीछे ये क्या कारण आप देख रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण दीपक जी जो मैं पाता हूं वो ये है कि हमारी जो वेल्थ क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, लोगों की जो आमदनी है, ये इस साल में ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। जाहिर सी बात है, दूसरी ओर मकानों की कीमतें भी बढ़ी हैं। और चूंकि आपने जो शुरू में बताया, होम लोन की दरों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उस कारण मकान खरीदने के जो एक्सपेंसेस है वो तो जाहिर सी बात है जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसके सामने जो आमदनी में जो बढ़ोतरी हुई है वो कई ज्यादा है। तो आप यूं समझ लें कि आमदनी में बढ़ने की रफ्तार मकान खरीदने के वैल्यू के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज है। इसलिए अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती चली जा रही है। गुलाम सर, इसकी क्या मेथोडोलॉजी रहती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अफोर्डेबिलिटी को? अफोर्डेबिलिटी का जब हम कैलकुलेशन, ये रेशियोज जब आप देख रहे हो, इसमें एक तरफ तो हाउस होल्ड इनकम का सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है कि इस शहर में रहने वालों के अलग अलग मकामात पर, अलग अलग माइक्रो मार्केट में क्या आमदनी किस हिसाब से बढ़ रही है, उनके सालाना आमदनी की दरें कितनी हैं, हाउस होल्ड इनकम जिसे हम कहते हैं, उसका सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। और उसके सामने दूसरी ओर मकानों की कीमतों में जो इजाफा, या अगर इफ एट ऑल कोई घटौती हो रही है तो वो किस रफ्तार से हो रही है, उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है। और उसको ओवरलैप किया जाता है कि एक सर्टेन माइक्रो मार्केट में अगर लोगों की आमदनी फला फला परसेंटेज से बढ़ी है, उसके सामने उसी जगह पर, उसी शहर में, उसी मकामात पर एवरेज प्राइस राइज जो है, मान ले 5-6% ही हुआ है, लेकिन अगर सैलरी या रेशियो ऑफ इनकम, वेल्थ क्रिएशन, देखिए वेल्थ क्रिएशन कई तरह से हो सकती है। खासतौर से पिछले चंद सालों में लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में काफी आमदनी की है, सैलरी राइज वगैरह भी काफी अच्छे रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजों को जब इकट्ठा करके देखते हो तो हाउस होल्ड इनकम सामने आती है, और उस हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पर मकानों के बढ़ोतरी की जो दर है उसको हम सामने एनालाइज करते हैं, और उसके सामने फिर ये एक जो वेटेड एवरेज उस सारे शहर का है, उस शहर के वेटेड एवरेज को हम आपके सामने टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं। अमित सर, आपके पास आएंगे। टॉप 7 सिटीज में ईएमआई टू इनकम रेशियो बीते 2010 से लगातार बेहतर हुआ है। छोटे शहरों में क्या स्थिति है, यानी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी ईएमआई टू इनकम यही है, स्थिति बिल्कुल यही है जैसे रिपोर्ट में बताया जा रहा है, या फिर वहां कुछ अलग तस्वीर दिख रही है? बहुत ठीक बात कही दीपक जी। अगर आपने जो नाइट फ्रैंक ने अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट किया, अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद हालात जो हैं वो काफी रैपिडली सुधरे हैं। इनकम रेशियोज बढ़ी हैं और खैर प्राइस राइज भी हुआ है, मगर लोगों को घर खरीदने की उत्सुकता बढ़ी है। इसके लिए हमने जो सेल्स के आंकड़े देखे हैं वो एक हिस्टोरिक हाई पर रहे हैं। जहाँ तक अगर हम टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज की बात करें तो वहाँ का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो अक्रॉस द बोर्ड काफी साफ है। अब सिर्फ घर में ही नहीं, वाइट गुड्स और बाकी अन्य गाड़ियां और बाकी अन्य चीजों में अगर आप देखेंगे तो एक आंकड़ा ऐसा भी आया है कि जितने 8 शहरों में बिकता है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में चीजें जो हैं वो अब टीयर 2 से टीयर 4 सिटीज में बिक रही है। उनकी परचेजिंग कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। काफी हद तक कमर्शियलाइजेशन भी हुआ है इन शहरों का। काफी हद तक वहां पे ऑफिसेज और कई सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने के बाद अब ग्रेड ए एसेट की डेवलपमेंट की भी शुरुआत हुई है। डेफिनेटली स्टोरी बहुत रोबस्ट है। मेरे को लगता है
शायद शहरों से ज्यादा वो ग्रोथ स्टोरी हमको टियर 2 से टियर 4 सिटीज में दिखती है। गुलाम सर, थोड़ा और बारीकी से समझें तो इसे सेगमेंट के आधार पर अगर देखने की कोशिश करें तो अक्रॉस द सेगमेंट यही स्थिति है या फिर तस्वीर कुछ अलग है? नहीं, देखिए, जहां तक सेगमेंटेशन का सवाल है, अगर हम इसके रियल एस्टेट के, खास तौर से चूंकि हम मकान अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स पर गौर करें तो हम पाते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी अपर सेगमेंट में ज्यादा इंप्रूव हुई है। रियल एस्टेट की ओवरऑल बात करें तो बड़ा कारण ये है कि डेवलपर्स ने अफोर्डेबल मकान बनाने काफी कम किए हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट जो है मिड टू अपर एंड में दिख रहा है। मिड एंड से लेके लग्जरी, सुपर लग्जरी में ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण डेवलपर्स वहां ज्यादा माल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी एक हकीकत है कि होम लोन इंटरेस्ट की जो दरें हैं, उनके बढ़ने का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोएस्ट सेगमेंट में फील हुआ है, और इस कारण से उनकी क्षमता, मकान खरीदने की जो कैपेसिटीज है, वो काफी अफेक्ट हुई है, मुतासिर हुई है, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स काफी वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है कि अपर एंड पे इसका ज्यादा फायदा है लोअर एंड के बनस्बत। अमित जी, फ्यूचर में क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस बढ़े हैं, ब्याज दरें स्थिर हैं, उसके बाद भी अफोर्डेबिलिटी में सुधार हुआ है, आगे डिमांड बनी हुई है, खासकर लग्जरी में ब्याज दरों में कमी के संकेत हैं, हालांकि ना भी कम हो तो स्थिर रहने के आसार ज्यादा हैं। क्या रीजन है जो अफोर्डेबिलिटी को सपोर्ट या हिट करते हुए दिख सकते हैं? दो तीन कारण है दीपक जी। एक तो एक स्टैग्नेशन आता हुआ दिख रहा है डिमांड में मुझे कई सारी शहरों में, हमारे कई जगह जहाँ निवेश भी है। तो जितना हमको पहले डिमांड दिखती थी, जितना कन्वर्जन दिखता था, अब नहीं दिख रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं ये अखर रहा है कि जो प्राइसेस पहुंच चुके हैं उसमें कहीं ऊपर हेडरूम फर्दर इंप्रूवमेंट का या ग्रोथ का नहीं दिख रहा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है लोगों को घर खरीदने के लिए। दूसरा, जैसे गुलाम जी ने बताया कि महंगे घर ज्यादा बन रहे हैं, तो इसके लिए जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स है वो काफी कम हो गए हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में। तो जहां हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो मिड मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी वहां पे समावेश आता है। मगर वो मिड मार्केट प्रोडक्ट की ऑफरिंग का जो पोर्टफोलियो है वो काफी कम हो गया है। इसके लिए लोगों का रुख जो है वो थोड़ा सा धीमा होता दिखता है नए घर खरीदने के लिए। तो अगर ब्याज दरें बनी भी रहें, और डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट रिजीम का काफी हद तक हाथ रहा है अभी तक के परचेजेस में। काफी अग्रेसिवली होम लोन्स ने भी डिसबर्समेंट किए हैं, होम लोन बैंक्स ने और कंपनीज ने। तो उसका भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहा है। मगर आगे चलते हुए मुझे थोड़ा सा एक एक फ्लैटनिंग कर्व दिखता है कहीं पे। मुझे लग रहा है डिमांड की जितनी तेजी बनी हुई थी वो सारे शहरों में शायद उतनी ना बनी रहे, क्योंकि जो राइट साइज प्रोडक्ट है वो कम बन रहे हैं। उसके अलावा भी क्योंकि प्राइस अपसाइड अब इस तरह से कम दिखता है लोगों को, तो इसके लिए जो एक रश था कि भाई प्राइस बढ़ रहे थे काफी तेजी से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नए कॉस्ट शीट्स आ रही थी, अब उतनी स्पीड से नहीं आ रही। तो लोगों को अब थोड़ा सा एक ठहराव भी दिखता है कि अब अगर प्राइस कुछ कम हो तब शायद लें। तो आउटलुक मेरा थोड़ा सा भी कंजर्वेटिव बनता चला जा रहा है होम बाइंग को लेके अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। ये अहम बात कही आपने। अभी भले ही शानदार डिमांड है, साथ ही सप्लाई के आंकड़ों को देखते हुए आगे ऑप्शन भरपूर हैं, लिहाजा थोड़ा ठहराव दिख सकता है। अफोर्डेबिलिटी के नज़रिए से संकेत स्पष्ट हैं कि ये और बेहतर हो सकती है। गुलाम सर, अमित सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। एक मामले में यह स्पष्ट किया है कि समझौता डिक्री या कहें कंसेंट डिक्री पर यदि वो पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देती है और नई संपत्ति का अधिकार नहीं बताती, तो ना तो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएगी और ना ही रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। ये मामला एक शख्स मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बीच का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया है। पूरा मामला समझते हैं। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या स्पष्टता मिली है उसको समझते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी विवादों को सुलझाने की दिशा में क्या स्पष्टता मिली है वो भी बताएंगे। एडवोकेट और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव साहब हमारे साथ हैं। वेंकट सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए सरल शब्दों में कि मामला क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो देखिए, एक एडवर्स पोजीशन की बात की जाती है जहां पे अगर 12 साल और ऊपर अगर प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है तो वो अपना राइट्स और टाइटल और विदाउट एनी इंटरवेंशन रहता है तो वो अपना क्लेम कर सकता है। तो बेसिकली इस मैटर में क्या हुआ है कि
एक व्यक्ति जो अपलांट है इसमें, वो एडवर्स पोसेशन, उनके पास पोसेशन थी कई सालों से, और साथ में जो लैंड ओनर है, क्योंकि उनके नाम पे वो लैंड थी, वो उनको डिस्पोसेस करने के लिए वो चले गए थे और वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे मामला दर्ज हुआ सिविल कोर्ट में, और वहां से वो रेफर होके लोक अदालत में गया है, जहां पे एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिनके सामने अपलांट के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, जो राइट्स हैं ओनरशिप के, वो उनके पास ही रहेंगे और वो अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा सकता है, जाके करवा ले। इस बात से कहा गया है कि क्योंकि ये 1724 में 6 में एग्जम्प्टेड है, वो भी कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, जिसमें विवाद जो है प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के बारे में विवाद था, उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर कॉम्प्रोमाइज एंटर होता है तो वो ऑप्शनल, मतलब डिक्री रजिस्ट्रेबल नहीं है वो, क्योंकि वो रजिस्ट्रेबल नहीं है, उस पर स्टैंप ड्यूटी की इम्प्लीकेशंस ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं। तो इस बात पे विवाद रहा है। तो जस्ट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा कि कोई किसी तरीके का नए राइट्स इसमें क्रिएट नहीं हुए, क्योंकि जो पोसेशन पहले से वो क्लेम कर रहे थे उसी को अफर्म किया गया इस कॉम्प्रोमाइज डिक्री में, और ये कॉम्प्रोमाइज डिक्री वो है जिस प्रॉपर्टी के बारे में विवाद था, उसी प्रॉपर्टी के बारे में होने के कारण कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। वेंकट सर, भूमि विवाद से जुड़े इस तरह के मामलों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या दिशा मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज डिक्री है तो कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज जो है वो रजिस्ट्रेबल है, और डेफिनेटली वो बात जरूर है कि कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज क्योंकि सेक्शन 17 में आती हैं, वो डिक्रीज रजिस्ट्रेबल है। बट अगर वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री किसी भी कोई राइट्स नया क्रिएट करता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी पे पहले से विवाद चल रहा हो और उस विवाद के चलते हुए ये राइट्स क्रिएट होती है कि हाँ, अब इसमें हम दोनों हिस्सेदार बन गए, या हम इस तरीके से इसको सेटल कर लेते हैं दो विवादियों के बीच में, तो तब जाके ये बात एक नया राइट क्रिएट हो जाता है। तो एक वो डॉक्यूमेंट है जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री होने के बावजूद भी सेक्शन 17 में रजिस्ट्रेबल है। लेकिन केसेस जो कि पहले से किसी के नाम पे है, वो पोसेशन रखा हुआ है अपने पास, कोई नया राइट क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन है कि उसके राइट्स अफर्म हो गए इस पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज डिक्री में, तो वो स्क्वायरली फॉल करती हैं सेक्शन 17(2)(6) में, और देयरफॉर उन पे किसी तरीके का ड्यूटी नहीं लगता है। तो एक बहुत बड़ा मैं कहूं, एक फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक रिएटरेट कर दिया इस बात को और इसमें क्लैरिटी देती है। वेंकट सर, क्या ये फैसला रियल एस्टेट के मामलों में समझौता डिक्री के महत्व और उसके कानूनी प्रभावों को लेकर एक मिसाल बनता हुआ दिख रहा है? मैं कहूंगा, देखिए, रियल एस्टेट में कह सकते हैं आपकी, क्योंकि ये क्लैरिटी फर्दर रिएटरेट की गई है, ये जरूर एक जजमेंट है जो कि इन तरीके के जितने भी विवाद है उनमें एक प्रेसिडेंट की तरह काम आएगा और एक दिशा जरूर हमको मिलती है। वेंकट सर, जो लोग इस तरह के विवादों में अलग अलग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या राय बन रही है? देखिए, डेफिनेटली अगर 3 चीजें उन्होंने अपने जजमेंट में अपेक्स कोर्ट में क्लियर भी कर दिया है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री सूट प्रॉपर्टी को लेकर है और वो सूट प्रॉपर्टी कोई नए राइट्स को नहीं क्रिएट करता, और वो कॉम्प्रोमाइज कंप्लीटली फिर से कॉम्प्रोमाइज चैलेंज होना मुश्किल है, बट कॉम्प्रोमाइज के जरिए जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज उन्होंने डिसाइड किया, उसी जरिए से अगर दोनों पार्टीज एक्ट करते हैं और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और ड्यूटी लगना नहीं चाहिए और म्यूटेशन अपने आप में चढ़ना चाहिए। और एक अहम बात दोबारा रिइटरेट किया गया है इस जजमेंट में कि मियर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंट्री जो है वो टाइटल नहीं प्रूव करता है, टाइटल बाकी वेरियस फैक्टर्स पे प्रूव होती है, इंक्लूडिंग कन्वेंस डीड्स एंड दीज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज डीड्स। बिल्कुल, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कंसेंट डिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से वेंकट राव साहब ने जिस तरह से समझाया, तो बहुत शुक्रिया करेंगे वेंकट सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे लग्जरी हाउसिंग में आए उछाल पर सेविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट की।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं लग्जरी हाउसिंग की। रेजिडेंशियल सेगमेंट में लग्जरी का ट्रेंड लगातार जारी है और बढ़ रहा है। सेविल्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में सालाना 55% का इजाफा देखने को मिला है। लग्जरी प्रॉपर्टी के नए लॉन्च सबसे अधिक गुरुग्राम में देखने को मिले हैं, यहाँ सालाना 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह बेंगलुरु में 72% और नोएडा में 34% नए लॉन्च ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। जाहिर है लग्जरी घरों के नए लॉन्च के आंकड़े में ये साफ संकेत है कि प्रीमियम प्रॉपर्टी की डिमांड बनी हुई है। क्या ट्रिगर्स हैं जो लग्जरी के बाजार में तेजी का कारण बन रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्वेता जैन हैं, एमडी रेजिडेंशियल सर्विसेज सेविल्स इंडिया की। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बताइए कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या है। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। सो 2024 एक सफल वर्ष है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए, और ये एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कोविड से, जहां लग्जरी हाउसिंग पर्टिकुलरली अच्छा परफॉर्म कर रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी है कैपिटल अप्रिसिएशन की। कैपिटल वैल्यूज ज्यादा ग्रो की हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। गुड़गांव में हमने सबसे ज्यादा अधिक अप्रिसिएशन देखा, उसके बाद बेंगलुरु, नॉर्थ गोवा एंड देन मुंबई। Rental trends, rental values have also done well, and this is because आपका जो ready supply है उस पे उसकी इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं थी, इसलिए रेंटल्स ने भी ग्रो किया। लोगों का एक नजरिया ये रहता है कि जब प्रॉपर्टी बन जाएगी, अगर उनके इमीडिएट यूज के लिए नहीं भी है प्रॉपर्टी, तो वो रेंटल पे डिपेंड करके उनकी EMI कंसिडरेशन कम हो जाते हैं। श्वेता जी, लग्जरी के अलावा बाकी सेगमेंट का क्या हाल है? लोअर सेगमेंट में भी एक्टिविटी स्टेबल है, अफोर्डेबल और मिड इनकम कैटेगरी में। उसमें डिमांड जो है आपकी थोड़ी लोकल रहती है। तो अगर एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में अगर हम देखते हैं कोई अफोर्डेबल या मिड इनकम प्रोजेक्ट आता है, तो वो डिमांड उसकी प्रिटी मच वहीं से आती है। लग्जरी में थोड़ी आपकी डिमांड ब्रॉडर हो जाती है। डेवलपर्स का फोकस है कि फंक्शनल हाउसिंग प्रोवाइड करें, जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, साइजेस छोटे हो जाते हैं, और सो दैट जस्ट टू ब्रिंग इन द अफोर्डेबिलिटी। बट एट द सेम टाइम एमेनिटीज पे फोकस रहता है, मतलब देख लग्जरी हाउसिंग की तरह एमेनिटीज नहीं होती हैं, पर फंक्शनल एमेनिटीज पे फोकस रहता है। श्वेता जी, डेवलपर्स का लग्जरी पर बढ़ता फोकस कहीं ओवर सप्लाई का संकेत तो नहीं दे रहा है? दीपक जी, अभी तो नहीं है ओवर सप्लाई का संकेत, पर मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में डेवलपर्स को डिमांड एस्टिमेट्स करने पड़ेंगे। आने वाले समय में डेवलपर्स को कुछ स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स में ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्राइस पे वो सप्लाई लेके आ रहे हैं, और साइजेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो एक टिकट साइज है आपका, वो एक अफोर्डेबल रेंज में होना जरूरी है। तो चाहे हम जैसे बात कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी अच्छी है, डिस्पोजेबल इनकम है, पर फिर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया है, और उस पे उन डेवलपर्स को एस्टिमेट्स अपने करने पड़ेंगे। ओके, फिलहाल लग्जरी घरों का ट्रेंड बना हुआ है। गुरुग्राम लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए अलग ही नज़ीरें पेश कर रहा है। हालांकि जैसा ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि जिस रफ्तार से लग्जरी की सप्लाई आ रही है, उससे घर खरीदारों के लिए भरपूर ऑप्शन नजर आएंगे, जो आने वाले समय में थोड़ा ठहराव ला सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे श्वेता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। अगर आप महाराष्ट्र में घर खरीदने जा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दें कि वो डेवलपर महारेरा द्वारा अप्रूव्ड किसी न किसी एसआरओ का सदस्य जरूर हो। दरअसल महारेरा ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR के बाहर के क्षेत्रों में डेवलपर्स के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ की मान्यता के लिए न्यूनतम प्रोजेक्ट की संख्या 500 से घटाकर 200 करने का निर्णय लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कदम से रेरा रियल्टी सेक्टर को और बेहतर ढंग से रेगुलेट कर सकेगा। तो एसआरओ कैसे काम करते हैं, अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट की कम की गई संख्या से क्या फायदा होगा, इन बातों को समझते हैं। हमारे साथ मित्तल मुनोत हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं इस मामले को समझाने के लिए। मित्तल, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि एसआरओ प्रोजेक्ट की संख्या 500 से 200 करने के पीछे की खास वजह क्या है? एसआरओ किस तरह से काम करता है? सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि एसआरओ क्या है। तो बेसिकली एसआरओ एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक कड़ी है रेरा
और डेवलपर्स के बीच में। सो बेसिकली ये एसआरओ का पूरा काम होता है कि वो हर एक प्रोजेक्ट का जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उनका पूरा कंप्लायंस टाइमली मैनर में लेटेस्ट डे टू डे रेरा के वेबसाइट पे पब्लिश करती जाए और अपडेट करती जाए। बट अगर आपके पास वो मेंबरशिप नहीं है या तो 500 प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आपको उनका एक सर्टिफिकेशन नहीं मिलता था जिससे आप रेरा में रजिस्टर नहीं हो। तो वो एक तकलीफ थी पहले। बट अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी वो 500 से 200 की है, तो वो 200 करने से एक बेनिफिट ये हुआ है कि अभी बहुत से लोग हैं जैसे अपने लोकल एजेंट्स हुए तो उन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया, ग्रुप बना लिया। तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट वाला भी है जिसको अगर इसमें कंप्लायंस और वो सब नहीं समझता है या तो उनको बड़े प्लेयर्स जो है उनके पास जाने की नहीं हो अफोर्डेबिलिटी, तो वो एक नॉर्मल एसोसिएशन के पास भी जा सकता है जिससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी होगी पब्लिक में और वो हर एक प्रोजेक्ट से जुड़ते रहेंगे। ठीक है, इसका और पब्लिक में एक अवेयरनेस रहेगा। मित्तल जी, आम घर खरीदारों को सीधी तौर पर इससे क्या फायदा मिलता दिख रहा है? तो इसका अल्टीमेटली आम जो खरीदार है उनके लिए बेसिकली ये अभी ट्रांसपेरेंसी होगी कि अभी और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स महारेरा में जुड़ेंगे। एसआरओ, बिकॉज महारेरा का एक कंप्लायंस मैंडेटरी है कि आपको एक एसआरओ होना जरूरी है। अब सिंस ये नंबर रिड्यूस किया है तो एसआरओ बढ़ेंगे तो उससे और प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स जुड़ेंगे और उससे जितने भी प्रोजेक्ट्स रेरा के अंडर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो उसमें टाइमली कंप्लायंस नहीं होता है। आम खरीदार को अगर कोई भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, तो वो रेरा वेबसाइट पे जाके तुरंत पूरा स्टेटस अपडेट टाइमली और जो भी लेटेस्ट पोजीशन है वो उनको पता चलेगी। तो उसमें एक उनको एक राहत है कि भाई उनको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्या इशू है या प्रोजेक्ट का क्या डेवलपमेंट अपडेट है। फिर हमें खरीदना है नहीं खरीदना है हम वो ऑनलाइन ही सोच सकते हैं, ना कि हमको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी कि प्रोजेक्ट का इंक्वायरी करो क्या स्टेटस है उस हिसाब से। मोटे तौर पर रेरा का प्रयास यह है कि इन 7 एसआरओ के अलावा और भी एसआरओस को मान्यता मिले, डेवलपर्स के लिए कंप्लायंस आसान हो, पारदर्शिता बढ़े, क्योंकि रेरा में प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए डेवलपर्स का एसआरओ का सदस्य होना अनिवार्य है। लिहाजा आप घर खरीदने जा रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका डेवलपर किसी एसआरओ का हिस्सा है कि नहीं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मित्तल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। बाकी बिजनेस जगत से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।